जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा, और ऑस्कर वाइल्ड का ये कहना था आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट जो है उसके अंदर और कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आर्ट फॉर आर्ट से होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को फार्स भी कहा जाता है। फार्स एक ऐसी कॉमेडी को कहा जाता है जिसको देखने से हमें हंसी आ जाती है, मिमिक्री, ठीक है, मजा, कॉमेडी, ठीक है, तो ये वो वाला फार्स। आगे चलते हैं। The Importance of Being Earnest is a comic play by Oscar Wilde. Set in England during the late Victorian era, the play's humor derives in part from characters maintaining fictitious identities to escape unwelcome social obligation. अब क्या था, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे एक्चुअली वो है तो ये ह्यूमरस जो है प्ले है, और इसको ड्राइव किया गया है इन पार्ट्स फ्रॉम कैरेक्टर्स, ठीक है, पार्ट्स में कैरेक्टर्स में इसको ड्राइव किया गया है। ऐसे कैरेक्टर्स जो मेंटेन कर रहे थे अपनी फिक्टिशियस आइडेंटिटीज को, यानी कि वो उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं थी, हर कोई अपनी फिक्टिशियस आइडेंटिटी को लेके जो है वो परेशान था, और उसने अपनी ये फिक्टिशियस आइडेंटिटी क्यों बनाई हुई थी, ताकि वो एस्केप कर सके उन अनवेलकम सोशल ऑब्लिगेशंस को, ताकि वो जो अनवेलकम यानी कि उस सोशल एप्लीकेशंस से वो एस्केप कर सकें जो कि अनवेलकम थी या वो उनको निभाना नहीं चाहते थे। ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ा खूबसूरती से अपने कैरेक्टर्स को दिखाया है कि आज की, उसने खैर विक्टोरियन इरा के बारे में लिखा था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आज का जो मॉडर्न मैन है, चाहे वो मर्द है या औरतें हैं, बेटा हम लोग अपनी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गए, ठीक है, हम लोगों का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उनको बस रोते ही रहते, ठीक है। तो बड़ा मुझे हंसी आती है, आप यकीन करें मुझे 80% लड़कियों के, 80 या 95% लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, मैम अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी हो गई थी, बदकिस्मती से, यानी कि मेरी शादी हो गई थी इसलिए मैं पढ़ नहीं सकी। ये बदकिस्मती है कि शादी हो गई और हम जिम्मेदारियों में पड़ गए, बेटा ये जिम्मेदारियां नहीं है, दीज आर द ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हमें इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल ऑफ जिम्मेदारियां लाइफ जो है वो हमें पसंद नहीं है, और हमें एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में जीना है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हम एंटरटेन करें, हम खाएं पिएं ऐश करें, ठीक है। वो जैसे वो एड एक चल रहा होता है, यार जीले सोचता है क्यों हर पल, जीले हर पल, तो वो क्या है बेसिकली, वो बस यही, मेरी जिंदगी मैंने ऐसी जीना है, ठीक है, और आई वॉन्ट फुल एंटरटेनमेंट एंड दिस एंड दैट, सो वी, हम जो है उन ऑब्लिगेशन से भागने की कोशिश करते हैं, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। बच्चे और शादी हो जाना बेटा ये कोई अनफॉर्चुनेट नहीं होता, दैट इज द फॉर्चुनेट, ठीक है। बाकी रह गई इल्म की बात, रिस्क की बात, हर वो चीज जो बेटा अल्लाह ने दी होती है ना वो रिस्क होता है, ठीक है, हर चीज जो अल्लाह ने दी है वो रिस्क है, उसमें इल्म भी आ जाता है, पैसा आ जाता है, औलाद आ जाती है, मियाँ है, बीवी है, छत है, घर है, हमारी सांस लेने की ताकत है, हमारी जहनीत है, ये सब अल्लाह ताला का रिस्क है। हर वो चीज़ जो अल्लाह की देन है ना बेटा वो रिस्क है, उसकी कदर किया करें। हर चीज़ जो है ब्लेसिंग होती है, कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। जो बुरा लग रहा होता है ना वो आपको आगे जाके पता चलेगा वो भी मेरे अच्छे के लिए था, कुछ भी बुरा नहीं होता जिंदगी में। तो यहाँ पे क्या है, हम सोशल ऑब्लिगेशंस को एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इन चीज़ों को ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ा खूबसूरती के साथ जो है इसमें बयान किया। फिर उन सोशल ऑब्लिगेशंस को से भागने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए हमने जो एक झोल चढ़ाया होता है, हाँ आए ना, आपका इंतजार था, घर में काम करने को नहीं दिल कर रहा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम जो है अपनी सोशल ऑब्लिगेशन से भागने के लिए, या कोई वैसे ही नहीं नहीं आप आए जरूर, आए ना, आपका ही तो इंतजार था, बच्चा घर में आए, आ गए मेरा दिमाग खाने, ठीक है। और जब स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर हम कैसे बच्चों के सामने बिहेव कर रहे हैं, हाय ये कब स्कूल जाएंगे, मेरा तो दिमाग ही खा गए हैं, करते हैं हम ऐसे। और ऐसे ही कोई मेहमान अचानक से आ जाए, फिर हम क्या कहते हैं, आए आपके लिए चाय बनाती हूँ, बैठे ना बैठे ना, और बच्चा आता है उसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं,
तो दैट इज द थिंग कि हम लोग जो है अपनी सोशल ऑब्लिगेशन से भागते हैं और हम लोग फिक्टिशियस आइडेंटिटी के ऊपर बेस करते हैं. इट इज अब आगे चलते हैं. फिर वो कहते हैं इट इज रिफ्लेक्ट विद witty dialogue and satirizes some of the foibles hypocrisy of the late Victorian society. It has proved Wilde's most enduring popular play. अब वो कहता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है विद विटी डायलॉग. ठीक है, उसने ये पूरा जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट है, भरा हुआ है विटी डायलॉग. विट किसे कहते हैं? एक्चुअली विट वैसे तो हम उर्दू में हिकमत को कहते हैं. ठीक है, विट हिकमत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विट है बेटा वो ह्यूमरस वे में बयान हो रही है. विट का मतलब ये होता है कि मैं कह कुछ नहीं हूँ लेकिन उसका जो मीनिंग है वो ऑपोजिट है. ठीक है, मैं कह कुछ और रही हूँ लेकिन उसका मीनिंग टोटली ऑपोजिट में है, तो फिर हम इसको कहते हैं ये विटी डायलॉग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है हम कहते हैं बड़ा नवाब है जी ये. जो बंदा काम नहीं करता हम उसको कहते हैं बहुत नवाब है ये बंदा. तो ये क्या है? दैट इज बेसिकली एक फन है जो मैंने उसके मतलब या एक सटायरिकल रिमार्क है जो कि एक ह्यूमरस वे में मैं बयान कर रही हूँ, तो इसको विट कहते हैं. ठीक है, कि एक बंदा वो काम चोर है और मैं उसको कह रही हूँ ये बड़ा नवाब किस्म का इंसान या ये बड़ा आया नवाब. तो हम ये क्या कह रहे थे? दिस इज द विटी. ठीक है, तो इस तरह के विटी डायलॉग से ये भरा पड़ा है. और फिर सेटराइज सम ऑफ द फॉइबल्स एंड हिपोक्रेसी ऑफ लेट विक्टोरियन, और ये सेटराइज करेगा हिपोक्रेसी ऑफ लेट विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर. जैसे हमने पहले भी देखा कि मोस्टली जितने भी राइटर्स आए उन्होंने अपने इरा के जो थे क्या कहते हैं जो उनके एरा के जो भी सोसाइटी थी उसके ऊपर उन्होंने सटायर किया था. एक्चुअली मैं इस विंडो की वजह से बड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, इसको मैं. अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है यहाँ पे प्लॉट देख लेते हैं. प्लॉट कहते हैं बेटा सीक्वेंस ऑफ इवेंट को. जैक वर्थिंग इज अ रिच एंड डिफाइंड यंग मैन हु लिव्स इन द कंट्री, बट व्हेन ही कम्स टू लंदन ही यूजेस द नेम अर्नेस्ट. ही इज इन लव विद ग्वेंडोलिन. ठीक है, अब जैक वर्थिंग अब किस तरीके से ये फिक्टिशियस नेम्स अपने क्रिएट करेंगे वो जरा देखिएगा. एक्चुअली उस उन दिनों में ना एक नाम था अर्नेस्ट जो कि बड़ा, जैसे आजकल अरीशे अनूशे इस तरह के नाम बड़े इन हुए, मुझे नहीं पता इनके मतलब क्या होते हैं, लेकिन इस तरह के नाम रखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इन हुए हुए होते हैं. सिर्फ इसलिए क्योंकि इन हुए होते हैं इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं तो कि थोड़े से मॉड स्पॉट लगेंगे. तो उन दिनों में एक नाम था अर्नेस्ट, वो बड़ा इन था और ये नॉवेल्स के अंदर बड़ा यूज होता था. मोस्टली लोग जो हैं अक्सर इसलिए भी अपने बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं क्योंकि नॉवेल्स में ड्रामाज में आजकल वो आजर नाम बड़ा इन हुआ है. आजर नाम आपको पता है हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम था जो कि कौन था? बुत परस्त था ना. और वो बनाता बनाता था मतलब जो है बुत बनाते थे खुद. तो और उसकी ही तिजारत किया करते थे, तो उनका नाम आजर था. लेकिन क्योंकि वो ड्रामास के अंदर इन हुआ है, नॉवेल्स के अंदर इन हुआ है, सारी माओ ने अपने बेटों का नाम आजर रखा हुआ बजाय इसके कि विदाउट एनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के देखें ये नाम इसका मीनिंग क्या है या क्या है. तो से उस तरीके से उस वक्त का जो एक नाम था वो ये था अर्नेस्ट ना. So Jack Worthing is a rich and refined young man who lives in the country, but when he comes to London, he uses the name Ernest. लेकिन जब वो लंदन में आता ना, वो एक रिच और रिफाइंड यंग मैन होता है जो कि एक विलेज में रहता है. यहाँ पे कंट्री बेसिकली विलेज को कहा जाता है, गांव में रहता होता है. आपको पता है गांव वालों के नाम भी वैसे ही होते हैं, तो उसका नाम भी एक आम सा नाम था जिस जो कि जैक था. लेकिन जब वो लंदन में आता है क्योंकि अब वो गांव से शहर में आया है तो उसने अपना नाम जो है ना वो उसको चेंज कर लेता है. So he uses the name Ernest. He is in love with Gwendolen, his friend Algernon Moncrief's cousin. अब वो जो है क्यों अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता और अब वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है किसकी? ग्वेंडोलन के, जो कि उसके फ्रेंड ऑल्गरनॉन मॉनक्रीफ जो कि लंदन में रहता है उसकी वो
cousin होती है. He proposes to her and she accepts because she has always wanted to marry someone by the name of Ernest. वो उसको प्रपोज तो करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, यानी कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो. अब ये वो लड़की थी जो हर वक्त नॉवेल्स की दुनिया में रहती थी, जो हर वक्त ड्रामास की दुनिया में रहती थी, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती थी, तो उसको ऐसे लड़के से शादी करनी थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो. सेम इज द केस विद टुडेज, मतलब हम आज के दौर में भी अगर हमें देखा जाए तो हमें हर ड्रामा ऐसे लगता है जैसे ये मेरी कहानी है कि नहीं है. हम लोग एक फिक्टिशियस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं. जो देखें बेटा, एक फिक्टिशियस वर्ल्ड है, एक रियल वर्ल्ड है. आप मसले क्रिएट ना करें, लेकिन आगे मसला अगर आ गया उसको सॉल्व तो करें ना. हम बजाय उस मसले को सॉल्व करने के लिए हम एक फिक्टिशियस वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होती हैं. यहाँ पे ग्वेंडोलन का भी यही है. बच्चियों को मॉर्निंग शोज दिखा के और उनको वो लहंगे और पता नहीं क्या क्या दिखा के उनका स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया जाता है कि वही 1 लाख का जो लहंगा उसका बनता है 70 से 75 हज़ार का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, और फिर उस फोटोग्राफी के ऊपर जितने पैसे खर्च होते हैं आप अंदाजा करें. व्हाट इज दैट. बेसिकली हम ड्रामास को देख के, नॉवेल्स को देख के, या ये सारी चीजें जो हमें मीडिया के थ्रू दिखाई जा रही हैं, हम उस लग्जरियस और आर्टिफिशियल लाइफ के आदी हो जाते हैं. उस एक दिन के लिए, एक दिन की शादी के लिए, उसमें लड़के और लड़की की जो सिलेक्शन होती है, आप उसका मयार देख लें तो आपको शायद समझ आ गई होगी. और शादी के बाद भी, शादी होने के बाद भी हमारा जहन ऐसा ही होता है कि पता नहीं किसी शहजादे से हमारी शादी हुई है और वो सिवाय हमें किसी को टाइम ही नहीं देगा. वहीं से झगड़े स्टार्ट होते हैं कि ये मेरी नहीं सुनता तो माँ की सुनता, माँ कहती है मेरी नहीं सुनता, तो वो बेचारा बंदा सैंडविच बन के रह जाता है. मेरी बात ही नहीं सुनते ये जी, मेरी बात ही नहीं सुनते. तो वो एक्चुअली क्या है कि हमें जो मीडिया के अंदर वो जो एक हीरो दिखाया जा रहा होता है जो 24 घंटे अपनी बीवी को बड़े फूलों पे रखता है और ये सारी कुछ, और वहां पे आपको कोई बीवी ये कहती हुई नजर नहीं आएंगी जाए आलू टिंडे प्याज लें. ठीक है, वहां भी एक फिक्टिशियस वर्ल्ड दिखाई जाती है. दैट्स व्हाई ग्वेंडोलन इज द वन जो कि एक फिक्टिशियस वर्ल्ड के अंदर रहने वाली खातून थी, और वो भी यही विश करती है कि उसके जो भी उसका ऐसे शख्स से वो शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो. द गर्ल्स मदर लेडी ब्रेकनल इज द फर्स्ट हैप्पी, इज एट फर्स्ट हैप्पी अबाउट द मैच. शुरू में तो वो बड़ी खुश थी until she discovered that Jack does not know who his parents are. और वो जो है औरत, मतलब लेडी ब्रेकनल जो होती है, वो शुरू में तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन आफ्टर दैट जब उसको ये पता चलता है कि जैक की अपने पेरेंट्स का तो कोई पता ही नहीं है, तो यहाँ पे आके वो बहुत ज्यादा वो कहती है नहीं, यहाँ पे शादी नहीं हो सकती. इन द सेकेंड एक्ट द सीन इज सेट इन जैक्स कंट्री हाउस. अब जो सीन जो होता है वो जैक का जो विलेज होता है ना, वहां पे होता है. Algernon arrives and hoping to find out his friend's secret. Algernon एक्चुअली वहां पे पहुंच जाता है. Algernon भी ऐसा ही इंसान होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है. अब उसकी जो खाला है, क्योंकि उसने उसको पाला होता है, जो लेडी ब्रेकनल होती है, वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए, Algernon जो है एक ऐसा शख्स होता है जो हर वक्त खाने पीने और एंजॉयमेंट में बड़ा रहता है. तो वो कहता है एक तरफ तो वो एंजॉय करने जाता है विलेज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, और फिर उसको वहां पे जाके अपने फ्रेंड के सीक्रेट को फाइंड आउट करने के लिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है कि वो खुद भी अर्नेस्ट ही है, यानी कि अपना नाम अर्नेस्ट बना के वो उधर चला जाता है. जैक सपोज्ड विक्ड एल्डर ब्रदर, और वो ये बताता है कि वो जैक का वो जो सपोज्ड विक्ड एल्डर ब्रदर है वो है. जैक गांव में ये बता के शहर में जाता है कि भाई मेरा एक एल्डर ब्रदर है, विक्ड एल्डर ब्रदर है, क्योंकि वो विलेज में काम कर करके जब तंग आ जाता है तो विलेज उसको शहर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है, तो वो ये झूठ बोल के जाता है कि मेरा वहां पे कोई विक्ड एल्डर ब्रदर है जो कि शहर में रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसका नाम अर्नेस्ट है. अब जब ऑल्गरनोन गांव आता है तो वो कहता है मैं वही विक्ड ब्रदर हूँ इसका, जैक का, जो कि जिसका नाम अर्नेस्ट है. वहां पे कहीं वो सिसिली से मिलता है, जैक्स वार्ड, एंड बिटवीन देम इट इज लव एट फर्स्ट साइट. और अब जो है उनके दरमियान लव एट फर्स्ट साइट स्टार्ट होता है.
बट सिसिली एंड ग्वेंडोलन मीट ईच अदर। और सिसिली बेसिकली वो भी एक ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की होती है। अब यहाँ पे सिसिली और ग्वेंडोलन एक दूसरे से मिलते हैं इन टेम्पोरेरी एब्सेंस ऑफ द टू मैन। दोनों आदमी वहां पे नहीं होते, यानी कि दोनों अर्नेस्ट वहां मौजूद नहीं होते। Each indignantly insists that she is the one engaged to Ernest। दोनों ही कहती हैं कि मैं वो हूँ जिसकी अर्नेस्ट के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। When Jack and Algernon reappear, their deceptions are exposed। जब जैक और अल्गरनॉन जो है वो रीअपियर होते हैं, उनकी डिसेप्शन एक्सपोज हो जाते हैं। एक्चुअली सिसिली भी एक ऐसी ही लड़की होती है जो ख्वाबों ख्यालों में जो अंकल जैक होते हैं उसका जो भाई अर्नेस्ट होता है उसके नाम की वजह से उससे कहीं मंगनी कर बैठती है, और वो खुद ही से अपनी अंगूठी जो है वो अल्गरनॉन के नाम सॉरी अर्नेस्ट के नाम की वो पहन के बैठी होती है। दोनों लड़कों ने झूठ बोला कि हम ही अर्नेस्ट हैं, और दोनों लड़कियों की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि हमने किससे शादी करनी है, अर्नेस्ट से शादी करनी है। अब ये दोनों जब आते हैं और उनकी डिसेप्शन, उनका धोखा जो है वो एक्सपोज हो जाता है। व्हेन द मेन एक्सप्लेन देमसेल्व्स दे आर फॉरगिव। जब वो अपने आप को बताते हैं तो वो लड़कियां तो उनको माफ कर देती हैं। एंड द वीमेन एग्री नॉट टू ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट। और दोनों लड़कियां ये भी मान जाती हैं कि वो इस एंगेजमेंट को ब्रेक नहीं करेंगी। When each man announces his intention to be re-Christian, दोनों कहते हैं कि भाई हम re-Christian हो जाएंगे। re-Christian मीन क्रिश्चियनिंग इनका एक ऐसा मतलब एक ऐसा मौका होता है कि जब नया बच्चा पैदा होता है ना तो उसको चर्च लेके जाया जाता है और वहां पे जो है उस बच्चे का नाम रखा जाता है। अब ये कहते हैं हम री क्रिश्चियन होंगे। क्रिश्चियन मतलब कि हमें दोबारा हमारा नाम रखा जाएगा और हम दोनों अपना नाम अर्नेस्ट रखेंगे। Now that is also a funny scene. Then Lady Bracknell arrives and again forbids Gwendolen to marry Jack। अब Lady Bracknell वहां पे पहुंच जाती है और वो Gwendolen को मना करती है कि वो जैक से शादी नहीं करेगी। There seems to be no way out of this, but Lady Bracknell unexpectedly recognizes Miss Prism, Cecily's governess. She had been her dead sister governess and had years before disappeared with the sister's baby. Miss Prism confesses that she had accidentally put the baby in a handbag which she had then left in Victoria Station। अब यहाँ पे लेडी ब्रेकनल आ जाती है और अगेन वो फॉरवर्ड करती है कि वो शादी नहीं करेगी। अब यहाँ पे कोई भी देयर सीम्स नो टू बी नो वे आउट ऑफ दिस। अब कोई वे आउट यहाँ पे नजर नहीं आता, बट लेडी ब्रेकनल अनएक्सपेक्टेडली रिकॉग्नाइज कर लेती है मिस प्रिज्म को, जो कि उनके घर काम कर रही होती है, और मिस जो कि सिसिली की गवर्नेंस होती है। शी हैड बीन हर डेड सिस्टर्स गवर्नेंस, वो उसकी डेड सिस्टर की जो है वो गवर्नेंस थी। एंड हैड इयर्स बिफोर डिसअपीयर्ड विद दिस सिस्टर्स बेबी, और वो अपनी जो है सिस्टर के बेबी के साथ कहीं डिसअपियर हो गई थी। मिस प्रिजन कन्फेसेस दैट शी हैड एक्सीडेंटली पुट द बेबी इन अ हैंडबैग। वो कन्फेस करती है कि एक्सीडेंटली उसने उस बच्चे को हैंडबैग में डाल दिया था, विच शी हैड देन लेफ्ट इन विक्टोरिया स्टेशन, जो कि उसने विक्टोरिया स्टेशन में डाल दिया था, छोड़ दिया था, वहां भूल गई थी। On hearing this, Jack started leaves the room। ये सुनते ही जैक जो है वो रूम को छोड़ के चला जाता है। And comes back with handbag in which he had been found a baby as a baby। और वो एक हैंडबैग के साथ आता है जिसके अंदर वो as a baby मिला था। It is the same bag, Miss Prism is sure। Actually सीसी के ग्रैंडफादर ने जैक को जो है पाला होता है। He is the baby she lost, and since that baby was Lady Bracknell's sister's son। अब ये वही बच्चा था जो कि लेडी ब्रैकनल की बहन का बेटा था। It turns out that Jack is new her nephew। ये भी अब पता चलता है कि वही उसका भांजा है जैक, और अल्गरनॉन ब्रदर भी है। Upon further inquiry, moreover, फिर ये भी पता चलता है कि भाई जैक का नाम असल नाम जो है वो अर्नेस्ट है। All is well when the end is well, the two couples can finally marry। और दोनों कपल एंड पे मैरी, उनकी शादी हो जाती है, हंसी खुशी सब रहने लग जाते हैं। आगे देखते हैं इसका टाइटल। द इटालियन एडिशन